यह कहानी दो लड़कियों की है जो एक सुनसान जंगल में अपने ट्रिप के लिए निकलती हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि उनका यह सफर उनकी लाइफ का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। अपने इस सफर में वो दोनों कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाती हैं जहां से अब जिंदा बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में आखिर कैसे वो दोनों अपनी जिंदगी और मौत की ये जंग लड़ती है। कहानी की शुरुआत में हम केटी और जेनी से मिलते हैं जो बहुत खुश नजर आ रही थीं। दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं और आज वो इतना खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली हैं। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थीं और सोच रही थीं कि प्रैक्टिस के साथ साथ दोनों को वहां घूमने और ढेर सारी शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। अगली सुबह उन्हें पिक करने उनके अंकल जेसन आते हैं जो प्रोफेशन से एक FBI एजेंट हैं। फिर जेसन के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड क्लार्क से होती है जो दोनों को देखकर बेहद खुश हो जाती है। अब इस नए शहर में आकर केटी और जेनी अपने नाम बदलने का फैसला करती हैं। केटी अपना नाम जोए और जेनी अपना नाम लीसा रख लेती है। अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करने आते हैं जहां से उन्हें एग्रीकल्चर फार्म के लिए निकलना था। बस के वेट में जेसन भी वहीं रुक जाता है, लेकिन केटी उन्हें कहती है कि बस जल्द ही आ जाएगी, इसलिए वो अपने काम पर निकल जाएं। जैसे ही वो सेफ पहुंचेंगी वो उनको मैसेज कर देगी। जेसन उन्हें समझाता है कि वो मैसेज में कोड वर्ड का यूज करें ताकि वो बिना शक किए समझ सके कि सब ठीक है। केटी मजाक में कहती है कि मैं एप्पल लिख दूंगी, तो जेसन उन्हें हर बार अलग अलग वर्ड यूज करने को कहता है ताकि कोई उनके कोड वर्ड को डिकोड ना कर सके। इसी बीच सड़क से गुजरते दो लड़के केटी और जेनी को घूरते हुए चले जाते हैं। फिर जेसन के जाने के बाद दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। तभी वहां पर वही दो लड़के भी आ जाते हैं जिनके नाम जेड और लूकस हैं। बातचीत के दौरान केटी और जेनी उन्हें अपने नए नाम जोए और लीसा बताती हैं और यह भी कि वो एक एग्रीकल्चर फार्म में जा रही हैं। इस पर जेड कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर चाहो तो तुम दोनों भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है क्योंकि यह शहर अभी उनके लिए नया है। फिर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो जेनी उसे मनाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जिसका अंदाजा उन्हें बहुत जल्द होने वाला है। और वाकई में जेड और लूकस उन्हें सीधे फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं जो एक जंगल के पास होता है। यह देखकर केटी और जेनी घबराकर उनसे तुरंत गाड़ी फार्म की तरफ मोड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन इतने में घर से जेड और लूकस की मॉम मरिया बाहर आती है जो बहुत प्यार से उनका वेलकम करती है और उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। दोनों मना कर रही थीं, पर मरिया कहती है कि जेड और लूकस तुम्हें बाद में छोड़ देंगे। फिर घर में जब वो चाय पी रही होती हैं तब केटी को जेसन का मैसेज आता है। वो तुरंत एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है जिससे जेसन समझ जाता है कि वो सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच गई है। फिर मरिया दोनों को कुछ खाने के लिए देती है जिसे खाते ही उन्हें अजीब फील होने लगता है और उनके सिर भारी होने लगते हैं। इससे वो जल्द ही समझ जाती हैं कि खाने में कुछ मिला हुआ था, इसलिए खतरा समझकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन होश आने पर केटी और जेनी खुद को एक जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे जिससे दोनों बुरी तरह डर जाती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो जो इतनी आसानी से फंस गई। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, इसलिए जितना चाहो चिल्ला सकती हो। अब कुछ देर बाद वहां बोरिस नाम का एक और आदमी आता है जिसने केटी का फोन ले रखा था। वो फोन दिखाकर पूछता है, तुम्हें किसी जेसन नाम के आदमी ने मैसेज किया था जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था, इसका क्या मतलब है? तो केटी घबराहट में जवाब देती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। यह सुनकर बोरिस तुरंत जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है और साथ में एप्पल भी लिख देता है जिससे जेसन को कोई शक ना हो। लेकिन इसके बाद वो लोग केटी और जेनी को जबरन अपने सामने ही नहाने के लिए मजबूर करते हैं। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों उससे हेल्प मांगने लगती हैं, लेकिन कुछ देर में उन्हें समझ आ जाता है कि वो ऑफिसर भी जेड और लूकस का ही आदमी है। इससे वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद केटी और जेनी उन लोगों को रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर एक टैबलेट लेता है और फिर केटी की तरफ बढ़ता है। इसके थोड़ी देर बाद वो केटी के कंटेनर से बाहर निकलता है जिससे अंदाजा लग जाता है कि उसने केटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। दूसरी तरफ जेसन को बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड दोबारा यूज किया था जिसका मतलब फोन किसी और ने इस्तेमाल किया है। उधर जेनी के कंटेनर में एक सनकी और नशेड़ी आदमी को भेजा जाता है। वो अंदर जाकर जेनी को डराने के लिए उस पर जलती हुई सिगरेट लगाता है जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। फिर वो आदमी उसके साथ बहुत ज्यादा करता है। दरअसल पैसों के लिए केटी और जेनी से जबरदस्ती यहाँ गलत काम करवाया जा रहा था।
वहीं जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उसे पता लगता है कि केटी और जेनी वहां कभी पहुंची ही नहीं। इससे उसे यकीन हो जाता है कि दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं केटी और जेनी के साथ हालात और भी ज्यादा बुरे हो रहे थे, जहां जेड और लूकस दोनों के चेहरों पर मास्क पहना देते हैं। फिर एक अजनबी आदमी को बुलाते हैं जिसने खुद भी एक अजीब सा मास्क पहन रखा होता है। जब जेड और लूकस उनके मास्क हटाते हैं तो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे कंटेनर में लेकर जाता है। उसके जाने के बाद जब केटी जेनी के पास जाती है तो वो समझ पाती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही करप्ट ऑफिसर है जिसने केटी को टॉर्चर किया था। जेसन उसे बताता है कि वो एक FBI एजेंट है और उसे शक है कि केटी और जेनी का किडनैप हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है तो जेसन कहता है, मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि कोड वर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना, लेकिन उसने उसे दोबारा भेजा है। इससे साफ है कि वो जरूर किसी मुश्किल में है। वहीं जंगल में बोरिस को यह ऑफिसर सारी खबर दे देता है कि केटी के अंकल एक FBI एजेंट हैं और केटी ने हमें उस कोड वर्ड के बारे में झूठ कहा था। फिर बोरिस जेड को केटी के कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है, हमें इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें यहाँ आने वाली और भी नई लड़कियों को भी पकड़ना है। वहीं केटी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। उधर जेसन अब उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां केटी और जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वहां काम कर रहे एक आदमी से वो केटी और जेनी के बारे में पूछता है तो वो आदमी बोरिस की गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगले दिन केटी जेनी को बताती है कि ये लोग हमें रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जो पहले भी वहां आया था। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही वापस आ रहे हैं, तब तक तुम दोनों लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि यह कहीं भाग ना जाए। अब उनके जाते ही केटी एक चाल चलती है। वो उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करते हुए जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो वो बिना मौका दिए उसके गले पर जोर से वार कर देती है। आदमी दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलकर पास में कहीं छुप जाती हैं। फिर वो पुलिस वाला जब वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकलती हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाती हैं और वहां से बहुत सारा सामान खरीदने लगती हैं, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े, टेनिस बॉल, बहुत सारी कीलें और कई खतरनाक चीजें। और अब वो दोनों भाग नहीं रही थीं, बल्कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रही थीं। इसके बाद केटी मॉल की कैशियर के पास जाकर बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है और वह उन्हें पता बता देता है। उधर जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है जहां उसे भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। वहीं बोरिस को दिखाया जाता है जो अपने घर में म्यूजिक बजाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक केटी और जेनी वहां पहुंचती हैं और टेनिस बॉल पर कीलें लगाकर बोरिस के चेहरे पर फेंक देती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। वो बहुत चिल्लाने लगता है और खुद को छुड़वाने के लिए उन दोनों को पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। इस बीच उनके अंकल जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर केटी और जेनी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं और डर के मारे बोरिस उन्हें वो एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों कीलों से भरा हुआ एक डंडा बोरिस के पीछे से घुसा देती है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस बहुत बुरी हालत में पड़ा है और उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर पहुंचने से पहले ही केटी और जेनी वहां से निकल चुकी होती हैं। इसके बाद जेसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑफिसर से दोबारा केटी और जेनी के बारे में पूछता है, लेकिन वह ऑफिसर उसे इग्नोर कर रहा था। इसी दौरान जब वह केटी को कॉल करने की कोशिश करता है तभी उसे पता चलता है कि केटी का फोन उसी पुलिस ऑफिसर के पास है। जेसन सब कुछ समझ जाता है, पर उससे पहले वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ केटी और जेनी एक चर्च में पहुंचती हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि वो बिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का फादर था। फादर उन्हें देखते ही पहचान लेता है, लेकिन केटी तुरंत पीछे से उस पर डंडे से हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती हैं। वहां एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे सरेआम जिंदा जला देती हैं। इधर जेसन को वो करप्ट पुलिस ऑफिसर एक कुर्सी से बांध देता है और कुछ देर बाद दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है। फिर वह जबरदस्ती उन लड़कियों को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी केटी और जेनी वहां चुपके से आती हैं और उसके सिर पर डंडे से वार करके बेहोश कर देती हैं। फिर जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो घबराकर उन दोनों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती।
इसके बाद केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने के लिए रशियन रूलेट खेलने लगती है और बार बार ट्रिगर करके उसे डराने लगती है, लेकिन सभी ट्रिगर में वो बच जाता है, जिससे वो ऑफिसर पागलपन में हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल केटी उसे शूट करके एकदम खत्म कर देती है। इसके बाद केटी और जेनी वहां मौजूद दोनों नई लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद वहां से चली जाती हैं। अब जेसन की रस्सी खोलकर वो लड़कियां बताती हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए उन दोनों लड़कियों ने कहा था, पर जेसन को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और जेनी ही थीं। इसके बाद कहानी में हम जेड और लूकस की मॉम मरिया की तरफ चलते हैं, जो अपने घर में बड़े मजे से ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका सिर भारी होने लगता है, उसे एक अजीब सा नशा फील होता है और वो चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर जब कुछ देर बाद उस औरत को होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में एक कुर्सी से बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ पाती है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि केटी और जेनी ने ठीक उसके सामने उसके बेटे जेड को भी रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपना बदला पूरा करने के लिए मरिया की आंखों के बिल्कुल सामने ही जेड पर मोटे डंडे से जोरदार वार करने लगती हैं। जेड दर्द के मारे जोर जोर से चीखता और चिल्लाता है, लेकिन उनके सिर पर खून सवार था। वो बिल्कुल नहीं रुकती और पीट पीट कर आखिरकार उसका काम तमाम कर देती हैं। अपने ही जवान बेटे को इस तरह अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखकर उसकी मॉम फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद केटी और जेनी उस जालिम मरिया को घसीटते हुए लूकस के पास ले जाती हैं। वो लूकस के हाथ में एक भारी डंडा पकड़ा देती हैं और उसे अपनी ही मॉम को जान से मारने का हुक्म देती हैं। वो उसे कड़ी धमकी देती हैं कि अगर उसने अपनी माँ पर वार नहीं किया तो वो उसे अभी के अभी शूट कर देंगी। अपनी सगी माँ को मारने की हिम्मत लूकस बिल्कुल नहीं जुटा पाता और वो डर से कांपने लगता है। उसकी यह कमजोरी देखकर जेनी बिना कोई मौका दिए फौरन उसे शूट कर देती है और उसका भी खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही चालाकी से उस गन के सारे निशान साफ करती हैं और उसे लूकस के ही मरे हुए हाथों में रख देती हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब पुलिस वहां तफ्तीश करने आए तो उन्हें यही लगे कि माँ और बेटे ने आपसी लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मार डाला है। अब अपने दोनों बेटों को खोने के बाद मरिया खौफ के मारे बुरी तरह कांपने और गिड़गिड़ाने लगती है। वो भीख मांगते हुए कहती है कि अगर वो दोनों उसे जिंदा छोड़ देंगी तो वो उन्हें दौलत और बहुत सारे पैसे दे सकती है। लेकिन पैसों की यह बात सुनकर केटी और जेनी जोर से हंस पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि मरिया ही इन सारे गंदे कामों की असली जड़ थी। इसके बाद केटी का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर जाता है। वो पास ही रखी एक भारी चेन सॉ मशीन उठाती है और बिना कोई रहम दिखाए उस जालिम औरत का हमेशा हमेशा के लिए खौफनाक तरीके से खात्मा कर देती है। इस पूरी खौफनाक रात ने केटी और जेनी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। जिन हाथों में कभी सिर्फ किताबें और कॉफी के कप हुआ करते थे, आज उन हाथों ने अपने ही दम पर इंसाफ की एक ऐसी खौफनाक मिसाल कायम की थी जिसे ये शहर कभी भुला नहीं पाएगा। उनका वो मासूम और डरा हुआ रूप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दर्द, खौफ और धोखे की आग में तपकर वो दोनों अब ऐसी शेरनियां बन चुकी थीं जिन्हें कोई भी क्रिमिनल अब अपना शिकार बनाने की जरूरत नहीं कर सकता था। अपने साथ हुए उस घिनौने खेल का हिसाब उन्होंने खुद के दम पर बराबर कर लिया था। अब कहानी के आखिर में देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अंकल जेसन केटी और जेनी के घर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर सही सलामत न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। आखिरकार दोनों अपनी आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म खुशी खुशी पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी केटी और जेनी के बदले की कहानी, जिन्होंने पुलिस या किसी को बिना बताए खुद ही अपना बदला लेने का फैसला किया और उन दरिंदों को एक एक करके उनके खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जेनी और केटी ने उन दरिंदों को ऐसी भयानक सजा देकर सही किया या फिर कुछ और तरीका भी अपना सकती थीं? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।